नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मेंस का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज ग्लोबलाइजेशन। अब देखिए, ग्लोबलाइजेशन के ऊपर यूपीएससी ने लगभग हर साल एक क्वेश्चन पूछा है। 2017 एक ऐसा साल था जब क्वेश्चन नहीं पूछा, बट 2016 में 2 क्वेश्चन पूछे। ऐसे ही आपको 2023 में कोई क्वेश्चन नहीं देखने को मिलता है, बट यस डेफिनेटली 2024 में इस सेगमेंट से आप क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब बात यहां पे ये आती है कि कितने मार्क्स यहां पर आपको मिलते हैं इससे। तो रफली अगर मैं कहूं 10 से 15 मार्क्स का ये सेगमेंट है और बहुत इजी सेगमेंट है, बहुत स्कोरिंग सेगमेंट है। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, आप एक बार इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखिए, आपको खुद समझ आ जाएगा। जैसे पहला क्वेश्चन अगर हम बात करें, ईयर है 2013 और इसमें पूछा क्या है, क्रिटिकली एग्जामिन द इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन द एज्ड पॉपुलेशन। अब देखिए, क्रिटिकली एग्जामिन करते हुए पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीजों को आपको लिखना है। तो पॉजिटिव में क्या देखने को मिला, तो पॉजिटिव की अगर बात की जाए तो हेल्थ केयर कहीं ना कहीं इंप्रूव हुआ। हेल्थ केयर इंप्रूवमेंट से लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो कहीं ना कहीं आपकी इंक्रीज होती हुई दिख रही है। अब जैसे अगर हम हेल्थ केयर की बात करें तो मेडिसिन जो पहले शायद इंडिया में ना मिल पाती, बट बिकॉज ग्लोबलाइजेशन ने इंटरकनेक्टिविटी को एस्टैब्लिश किया, तो ये मेडिसिन आज की डेट में अवेलेबल है इंडिया में, एंड इस वजह से लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंक्रीज हो रही है। तो ये पॉजिटिव है। अब ऐसे ही अगर हम बात करते हैं, अगर आप देखें पर कैपिटा इनकम ग्लोबलाइजेशन के बाद से बहुत तेजी से बढ़ी है इंडिया में। अब पर कैपिटा इनकम बढ़ने का मतलब है कि लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड कहीं ना कहीं इंप्रूव हुआ होगा। अब अगर लिविंग स्टैंडर्ड की बात करें तो इसमें अगर आप देखें तो रेफ्रिजरेटर्स, ओवन्स, वॉशिंग मशीन्स, तो ये सब चीजें भी आती हैं जो हम कह देते कई बार मटेरियलिस्टिक चीजें हैं, बट स्टिल कहीं ना कहीं इससे सहूलतें बढ़ती हैं। जैसे अगर हम बात करें एल्डरलीज के लिए, शायद हो सकता है कि घर के काम करना सबसे ज्यादा मुश्किल काम हो, बट जिस तरह से ये वैक्यूम्स आए हैं, जिस तरह से ये वॉशिंग मशीन्स आई हैं, तो इनका जो काम है, जैसे फॉर एग्जांपल जो डिपेंडेंसी है दूसरों के ऊपर, वो कहीं ना कहीं आपकी कम होती हुई दिखती है। तो कहीं ना कहीं पर कैपिटा इनकम बढ़ने से लिविंग स्टैंडर्ड इंक्रीज हुआ है। अब ऐसे ही अगर नेगेटिव्स की बात की जाए, आपके मन में 2-4 आ रहे होंगे। पहले इंडिया के कल्चर के ऊपर इंपैक्ट देख लीजिए। कल्चर के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ा, पहले इंडिया में जॉइंट फैमिलीज हुआ करती थी, जहां पर एल्डरलीज की केयर के लिए हमें बहुत ज्यादा सोचना नहीं पड़ता था। एल्डरलीज कहीं ना कहीं यंग चिल्ड्रंस का ध्यान रख लेते थे, यंग वंस का, और कहीं ना कहीं एक आप ये कह सकते कि फैमिली में वैल्यू सिस्टम इनकलकेट होता था इससे। साथ के साथ आप ये देखिए कि जो आपके जॉइंट फैमिलीज हुआ करती थी, इसमें एल्डरलीज डिसीजन मेकिंग में कहीं ना कहीं उनका एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा काम आता था। बट आज की डेट में ग्लोबलाइजेशन की वजह से क्या हुआ है, अब बच्चे कभी कोई दिल्ली शिफ्ट कर गया है, कोई मान लीजिए मुंबई शिफ्ट कर गया है। अब ऐसे महंगे शहरों में जब बच्चे जाते हैं तो अक्सर आप देखेंगे एल्डरलीज पीछे रह जाते हैं, चाहे वो विलेजेस में हो या कहीं भी। अब रोजगार के लिए यंग पॉपुलेशन को तो कहीं ना कहीं जाना पड़ेगा। अब इसमें क्या होता है कि आपकी न्यूक्लियर फैमिलीज इंक्रीज करती हैं। ना केवल इससे यंग वंस की आप ये कह सकते हो कि एक तरह से देखभाल में कमी आती है, बट उनके वैल्यू सिस्टम भी कहीं ना कहीं हिल जाते हैं। तभी तो आप देखते हैं कि आजकल जुवेनाइल क्राइम्स बहुत तेजी से इंक्रीज हो रहे हैं। तो वो केयर नर्चर दोनों ही लोग मिस कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो जो कल्चर डिफरेंस आपको देखने को मिल रहा है कि भाई न्यूक्लियर फैमिली और जॉइंट फैमिली के बीच में, उससे ना केवल इंडिया के वैल्यू सिस्टम के ऊपर असर पड़ा, बल्कि इंडिया के अंदर जो केयर इकोनॉमी, चाहे यंग वंस की बात करें चाहे एल्डरलीज की बात करें, दोनों के ऊपर नेगेटिव असर पड़ा। अब दूसरी प्रॉब्लम अगर हम बात करते हैं तो आज की डेट में जो बड़े बड़े शहर हैं उनमें एल्डरलीज की सिक्योरिटी को लेके अक्सर आप देखते हैं कि जो जैसे घर में चोरी या डकैती होती है, तो उसमें ऐसे घरों को ज्यादा टारगेट किया जाता है जहां पर एल्डरलीज हो, क्योंकि वो रेजिस्टेंस कम देते हैं। तो यहां पर एक सिक्योरिटी कंसर्न्स आ जाते हैं उनके।
अब ऐसे ही अगर हम बात करें, हेल्थ से रिलेटेड कई चैलेंजेस रहते हैं, जैसे एल्डरलीज जो बेड रिडन्स हैं, भैया उनके साथ अगर हम बात करें, उनकी प्रॉपर हेल्थ केयर करने के लिए कोई भी नहीं है पीछे, तो वो एक प्रॉब्लम आ जाती है। तो इस तरह से अगर आप पॉजिटिव नेगेटिव इसमें लिख देंगे तो आपका मोर और लेस ये क्वेश्चन काफी इजी था, काफी इजीली आप अटेम्प्ट कर सकते थे। अब इस डायमेंशन को अगर हम कवर करना चाहें तो आप एक थीम समझिए। ये थीम है कि ग्लोबलाइजेशन का वनरेबल सेक्शन के ऊपर क्या इंपैक्ट है। अब इसी थीम को यूपीएससी ने आगे कंटिन्यू भी किया है। अब जैसे यहां पर इस क्वेश्चन को देखिए 2015 का, डिस्कस द पॉजिटिव एंड नेगेटिव इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन वुमेन। अब यहां इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना हो तो अगेन आपको वुमेन पर्सपेक्टिव से थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, ग्लोबलाइजेशन से क्या पॉजिटिव आए। तो पॉजिटिव इंपैक्ट की बात करें तो वुमेन की इंपावरमेंट और ज्यादा आपकी इंक्रीज हुई है। आप चाहे मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री में चले जाइए, राजा राम मोहन रॉय हमेशा बात करते थे कि वुमेन को एजुकेट करना चाहिए, एजुकेशन के ऊपर फोकस करना चाहिए। एंड अगर बात की जाए तो कई और भी हमारी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज है जिन्होंने इस बारे में बात की है, बट इनको ये रेफरेंस कहां से मिला? कहते जी वेस्टर्न कल्चर से, क्योंकि वैदिक एज के बाद से तो अगर आप देखें इंडियन कल्चर में यह कहा जाता था कि अगर महिलाएं पढ़ लिख जाएंगी तो उनके पति की डेथ हो जाती है। तो वो चीजें अगर आप रिलेट कर पाए, कनेक्ट कर पाए, तो कहीं ना कहीं आपको यह देखने को मिलेगा कि ग्लोबलाइजेशन से कहीं ना कहीं इंपावरमेंट आई है। फिर उसके अलावा अगर बात की जाए तो वुमेन्स अपने राइट्स को लेके ज्यादा अवेयर हुई है। अब अवेयरनेस कैसे आई है? चाहे आप सोशल मीडिया की बात करें, चाहे आप बात कर रहे हो इंटरनेट की, ये सभी आपकी देन किसकी है? ये देन है सिर्फ और सिर्फ ग्लोबलाइजेशन की। तो कहीं ना कहीं राइट की अवेयरनेस, राइट्स की अवेयरनेस आना, ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि जब आप राइट को डिमांड करेंगे तभी तो आपको राइट्स मिलेंगे ना। तो कहीं ना कहीं वो वनरेबल सेक्शन की अगर बात करें, उसमें आप एक सेगमेंट जोड़ देते हैं वुमेन, तो वहां पर आपको वुमेन सेगमेंट में ये चीजें देखने को मिलती हैं। फिर उसके साथ साथ फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की बात करें तो जैसे आज की डेट में वुमेन हर फील्ड में काम कर रही है, तो वो भी आपको एक पॉजिटिव देखने को मिलता है। तो ये सभी पॉजिटिव हो गए, बट नेगेटिव भी आए हैं बहुत सारे। अब नेगेटिव क्या है? जैसे अगर हम बात करें आज की डेट में सबसे कोर जो कंसर्न है, वो कंसर्न है कि किस तरह से वुमेन को रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे अगर हम देखें, अगर आप बॉलीवुड या किसी भी लाइक इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की बात करेंगे, तो आपको मसाला मूवी के अंदर एक कॉमन चीज देखने को मिलती है, वो है आइटम नंबर। चाहे मूवी की बात हो पुष्पा की, चाहे बात हो केजीएफ की, चाहे बात हो चाहे लाइक किसी भी अग्निपथ या किसी भी मूवी की, आपको हर एक में एक आइटम सॉन्ग देखने को मिलता है। अब ये जो चलन है, ये कहीं ना कहीं मटेरियलिस्टिक सोसाइटी का चलन है, जहां पर एक मटेरियल की तरह वुमेन को प्रेजेंट किया जाता है। तो ये जो अनडिग्निफाइड आपको ये प्रोपोजिशन देखने को मिलती है, ये जो चीजें देखने को मिलती है, ये कहीं ना कहीं ये जो मटेरियलिस्टिक सोसाइटी का डोमिनेंस आपको देखने को मिलता है, उस वजह से है। उसके अलावा आज की डेट में ये जो सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं, खासकर एआई जैसी टेक्नोलॉजी को लेके, ये भी क्यों देखने को मिल रहा है? ग्लोबलाइजेशन की वजह से, क्योंकि सोशल मीडिया या बाकी सब चीजें इंडिया तक पहुंची कैसे? इस ग्लोबलाइजेशन के थ्रू। तो नेगेटिव में अगर हम बात करें, प्रिवेसी का ब्रीच, एआई के यूज के थ्रू कहीं ना कहीं उनकी लाइक जो प्रिवेसी है उसके ऊपर जो हैम्परिंग होती है, या उनके उसके ऊपर डेंट जो पड़ते हैं, वो सभी चीजें आपकी इस पूरे इस चीज में कवर होती हैं। तो ये चीजें अगर आप यहां पे लिख दोगे तो कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना आपके लिए इजी था। तो एक थीम होगी कि भाई वर्नेबल सेक्शन के ऊपर किस तरह से इसका इंपैक्ट रहता है। अब इसके अलावा जो दूसरी थीम है वो है टेक्नोलॉजी के ऊपर। टेक्नोलॉजी के ऊपर किस तरह का क्वेश्चन पूछा गया? जैसे पहला क्वेश्चन अगर आप देखें, इन अ ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट assume significance and are source of litigation, broadly distinguish between the term copyright,
पेटेंट एंड ट्रेड सीक्रेट। पहला ये टेक्नोलॉजी फ्रंट से पहला क्वेश्चन बात करता है। फिर दूसरे क्वेश्चन की बात की जाए तो यहां पर इलुसिडेट रिलेशनशिप बिटवीन ग्लोबलाइजेशन एंड न्यू टेक्नोलॉजी इन अ वर्ल्ड ऑफ स्कार्स रिसोर्सेज विद स्पेशल रेफरेंस टू इंडिया। अब यहां पर ग्लोबलाइजेशन का क्या इंपैक्ट होता है न्यू टेक्नोलॉजी के ऊपर, और ये सब चीजों के बारे में बात की गई है। अब इस क्वेश्चन को आपको थोड़ा सा समझना होगा इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से। जैसे मैं आपको कुछ एक एग्जांपल देता हूं। अगर हम टेक्नोलॉजी फ्रंट पे बात करें तो ग्लोबलाइजेशन का क्या आपको फायदा देखने को मिलता है। पहला फायदा यह देखने को मिलता है, जैसे अगर हम बात करें ड्रिप इरिगेशन बहुत ज्यादा कॉमनली यूज की जाती थी आपकी कहां पर, कहीं ना कहीं इजराइल के अंदर। अब इससे हुआ क्या, इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया महाराष्ट्र में, और जहां पर आपकी वाटर की एफिशिएंट यूटिलाइजेशन 40% तक इनहैंस हुई। इसके अलावा एग्रीकल्चर के अंदर ही बात करें तो प्रिसीजन जो आपका एग्रीकल्चर होता है उसकी वजह से रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन 30% तक ऑप्टिमल हो पाया है। ये एक फ्रंट की बात है एग्रीकल्चर की। आप एनर्जी सेगमेंट में चले जाइए तो आपको, जैसे अगर इंडिया की बात करें, इंडिया में हम फोकस कर रहे हैं सोलर एनर्जी के ऊपर, सोलर फोटोवोल्टिक सेल्स के ऊपर, बट इसमें भी अगर आप बात देखें तो 80% जो फोटोवोल्टिक सेल है वो इंडिया में सिर्फ असेंबल होते हैं, बाहर से इंपोर्ट होते हैं, खासकर यहां पर चाइना से होते हैं। अगर ग्लोबलाइजेशन ना होता तो ये फोटोवोल्टिक सेल कहां से आते और कहां से आपको एनर्जी ट्रांजिशन देखने को मिलता। तो यहां पर टेक्नोलॉजी फ्रंट की अगर हम बात करें तो जो आपकी बाहर टेक्नोलॉजी डेवलप होती है, जैसे लीगो की बात करें, लीगो इंडिया प्रोजेक्ट आया, कहां से आया। अगर ग्लोबलाइजेशन ना होता तो शायद ये प्रोजेक्ट इंडिया के अंदर आपको देखने को ना मिलता। तो इन टोटल अगर बात करें तो कोर बात यहां पे ये है कि जो वर्ल्ड इंटरकनेक्टेड हुआ है तो उससे टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर और ज्यादा इजी हुआ है। अब आपको ऐसे ही कुछ इसमें एग्जांपल देने इंडिया के कंटेक्स्ट में, और उसके बाद आपको करना क्या होगा, उसको एग्जांपल देने के बाद कोई ऐसा हो जाए कि उसके कुछ नेगेटिव्स भी आपको पता हो, तो उससे आपका आंसर और बेटर हो सकता है। अब इसको हम मॉडल आंसर के तौर पे डिस्कस करेंगे, बट उससे पहले अगली थीम डिस्कस कर लेते हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अलावा तीसरी थीम क्या देखने को मिलती है। तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट थीम और आखिरी थीम कहूंगा मैं, ये थीम है आपकी इकोनॉमी के ऊपर। जैसे अगर हम बात करें, यहां पर ग्लोबलाइजेशन के इंपैक्ट की बात की गई है कि इकोनॉमी के ऊपर क्या पड़ रहा है। जैसे पहला क्वेश्चन अगर आप देखेंगे बहुत सिंपल सा है, सॉरी इसके बाद एक और थीम भी है। आपको कहा गया कि भाई देखिए, हाउ हैज ग्लोबलाइजेशन लेड टू रिडक्शन इन एम्प्लॉयमेंट इन फॉर्मल सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी, इज इंक्रीज्ड इनफॉर्मलाइजेशन डिट्रीमेंटल टू द डेवलपमेंट ऑफ कंट्री। अब इसी के साथ एक और क्वेश्चन भी देख लेते हैं, क्योंकि दोनों क्वेश्चन आपस में इंटरकनेक्टेड है। तो यहां पर आखिरी क्वेश्चन जो 2022 का है उसको देख लेते हैं, वो कहीं ना कहीं इसी चीज से रिलेटेड है। हाँ जी, डिस्कस हाउ इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज एंड ग्लोबलाइजेशन कंट्रीब्यूटिंग टू मनी लॉन्ड्रिंग, elaborate the measures to tackle the problem of money laundering both at national and international level। फिर उसके अलावा यहां पर अगर बात की जाए, एक क्वेश्चन और भी था जिसमें बात की गई, हाँ, व्हाट इज क्रिप्टो करेंसी, हाउ डज इट इफेक्ट। ये तो चलो टेक्नोलॉजी में भी आ जाता है, बट इकोनॉमी का भी पार्ट है। तो कहीं ना कहीं अगेन इकोनॉमी से हाउ इट इफेक्ट्स ग्लोबल सोसाइटी, हाउ इट हैज बीन इफेक्टिंग इंडियन सोसाइटी। तो ये अगेन इकोनॉमी पर्सपेक्टिव से बात की गई है। तो 1, दिस इज 2 एंड मतलब इस इकोनॉमी के ऊपर 3 क्वेश्चन आपके इस सेक्शन से आपके पूछे गए। तो कहीं ना कहीं इकोनॉमी पर्सपेक्टिव से अगर हम बात करें, आपको थोड़ा इंटरकनेक्टेडनेस पता होनी चाहिए। कैसे, देखिए अगर हम बात करें 1990 से पहले तक इंडिया में आपको गवर्नमेंट रन ऑर्गेनाइजेशंस देखने को मिलती थी। अब इनमें 2 सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, एक तो लॉस मेकिंग थी,
जिसकी वजह से आपको यह देखने को मिलता है कि गवर्नमेंट के बहुत से रिसोर्सेज वेस्ट हो रहे थे, और प्लस यहां पर हैवी एम्प्लॉयमेंट देखने को मिलती थी, मतलब लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट का एक सोर्स हुआ करता था। अब बात यहां पे ये आती है 1990 के जब एलपीजी रिफॉर्म आते हैं, तो इंडिया को कहा जाता है कि भाई आप प्राइवेटाइज कीजिए। अब प्राइवेटाइज करने के बाद से गवर्नमेंट जॉब्स कम होने लगी, और इंडिया में अगर आज की डेट की भी बात करें, एमएसएमई सेक्टर सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है। यानी अगर मैं बात करूं 11 करोड़ इंडिया में पिछले साल एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुई थी, तो उसमें से 3 करोड़ एम्प्लॉयमेंट सिर्फ और सिर्फ इस सेगमेंट की है, और ऑलमोस्ट 45% इंडिया के एक्सपोर्ट में कंट्रीब्यूट करता है, और जीडीपी में भी लगभग 40% ये कंट्रीब्यूट करता है। 40 से थोड़ा कम है, बट यस ऑलमोस्ट 40%। तो अगर बात की जाए एमएसएमई सेगमेंट की, तो इसमें इनफॉर्मल जो एम्प्लॉयमेंट है वो काफी हाई है, तो आप उससे इसे रिलेट कर सकते हो। उसके बाद ग्लोबलाइजेशन आने के बाद से अभी रिसेंट टाइम में आपको एक टर्म देखने को मिलती है गिग इकोनॉमी, जहां पर कॉन्ट्रेक्चुअल वर्क जो है वो इंक्रीज किया है, तो आप उससे इसको रिलेट कर सकते हो। फिर साथ के साथ आप इनफॉर्मल सेक्टर की जब बात करते हैं, तो उसमें आपको यह देखने को मिलता है कि भाई रिसोर्स एफिशिएंसी के केस में आप क्या करते हैं, वर्कलोड लोगों के ऊपर बढ़ा देते हैं और हायरिंग थोड़ी कम रखते हैं, ताकि प्राइवेट सेक्टर का काम क्या है, अपने आप को प्रॉफिटेबल रखना। तो प्रॉफिट को जनरेट करने के लिए वर्क बर्डन तो इंक्रीज हो गया, बट उसके साथ साथ लार्ज स्केल अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिली। अब किसी भी इकोनॉमी में अगर इनफॉर्मल सेक्टर आपका ग्रो करता है, तो सबसे पहली प्रॉब्लम क्या होती है, लोगों को जॉब सिक्योरिटी के इश्यूज रहते हैं। फ्रीक्वेंटली जैसे मार्केट आपकी नीचे जाती है, जैसे आपने 2008 में देखा था, कोविड के टाइम पे देखा था, तो हजारों लोगों की नौकरियां चली जाती हैं। तो स्लो डाउन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपकी ये रहती है, जब रिसेशन आता है तो बहुत सी अनएम्प्लॉयमेंट, लार्ज स्केल अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलती है। फिर दूसरी चीज सोशल सिक्योरिटी नेट। अगर आप देखें जो फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट थी, उसमें क्या होता था कि लोगों को ग्रेच्युटी और बाकी जो सिक्योरिटी कवर्स होते थे, सोशल सिक्योरिटी, वो सब मिलते थे, बट यहां पर बाय एंड लार्ज ये सब मिसिंग होते हैं। तो ये इसके इंपैक्ट में आ गए। तो दूसरा जो आपका पर्सपेक्टिव रहता है, दूसरा जो एंगल रहता है, उसमें आपको फोकस करना है सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमी के ऊपर। तो अभी हमने 3 डायमेंशन पढ़े। फर्स्ट हमने जो पढ़ा है वो पढ़ा है वनरेबल सेक्शन के ऊपर इंपैक्ट। सेकंड टेक्नोलॉजी किस तरह से आ रही है जा रही है उसके ऊपर हो गया। थर्ड इकोनॉमी हो गया। अब फोर्थ एंड फाइनल पर्सपेक्टिव है आपके कल्चर के ऊपर इसका क्या इंपैक्ट पड़ा। अब इसके ऊपर ज्यादातर आपके क्वेश्चन आए हैं। जैसे अगर हम बात करें चौथी जो थीम है, इसमें क्या हुआ, पहला क्वेश्चन आप देखिए, ये है टू व्हाट एक्सटेंट हैज ग्लोबलाइजेशन इन्फ्लुएंस्ड द कोर कल्चर ऑफ इंडिया, एक्सप्लेन। पहला क्वेश्चन काफी सिंपल। फिर उसके बाद दूसरा क्वेश्चन अगर आप देखते हैं तो क्या है, ग्लोबलाइजेशन इज जनरली सेड टू प्रमोट कल्चरल होमोजिनाइजेशन, कि भाई मोनोकल्चर कहीं ना कहीं प्रमोट कर रहा है, तो उसके बारे में, और इंडियन जो सोसाइटी है इसके अंदर क्या चैलेंजेस आ रहे हैं इससे, इसके बारे में आपसे पूछा गया है। फिर इज डाइवर्सिटी एंड प्लूरलिज्म इन इंडिया अंडर थ्रेट ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन, अगेन आपके उसी चीज के ऊपर है। आर वी लूजिंग आर लोकल आइडेंटिटी फॉर ग्लोबल आइडेंटिटी, ये अगेन कल्चर से रिलेटेड है। तो यहां अगर आप बात करें तो चौथी जो थीम है वो काफी इजी टू आइडेंटिफाई है, कल्चर। तो इसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा, बट उससे पहले एक बारी अगर हम देखें तो ग्लोबलाइजेशन में हमारे को 4 थीम देखने को मिल रही है। वन इज रिलेटेड टू इकोनॉमी, अदर वन रिलेटेड टू टेक्नोलॉजी, तीसरा आपके सोसाइटी या वनरेबल सेक्शन के ऊपर क्या असर पड़ रहा है इसका, एंड चौथा कल्चर के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ रहा है। अब कल्चर के ऊपर अगर हम इंपैक्ट की बात करें तो इसमें बहुत चीजें आपको इजीली क्लियर होने वाली हैं। जैसे फूडिंग हैबिट्स में किस तरह से चेंज आया, मैकडॉनल्ड के बर्गर हो गए, या आप बर्गर किंग के बर्गर हो गए, पिज्जा हो गए, पास्ता हो गए, ये कहां से आए, ग्लोबलाइजेशन की वजह से तो आए। उसके साथ साथ अगर आप देखें इंडिया में जो लैंग्वेज है प्रिडोमिनेंटली, अगर आप बात करें, आप हिंदी लैंग्वेज में बात करते हैं तो आपको लोग कहते हैं कि भाई ही इज इलिटरेट। इंग्लिश में बात करें तो उसको बड़ा बाबू यानी बड़े साहब कहा जाता है। तो दैट इज वेयर लैंग्वेज कहीं ना कहीं जो ओरिजिनल लैंग्वेजेस हैं उनका एग्जिस्टेंस थ्रेट में आ गया है।
उसके साथ साथ अगर हम बात करें यहाँ पर क्लोथिंग में, फैशन में आपको बदलाव देखने को मिलता है। मूवीज जो है हमारी स्टोरी टेलिंग है वो किस तरह से चेंज होती जा रही है, वो सब चीजें आपको किस वजह से देखने को मिल रहा है, सिर्फ और सिर्फ ग्लोबलाइजेशन की वजह से। बट इससे बहुत कुछ पॉजिटिव भी हुआ है। कल्चर के ब्लेंड की वजह से आपको ये देखने को मिलता है इंडियंस बाहर जाते हैं, डियास्पोरा हमारा बाहर जाता है, इससे इंडियन कल्चर बाहर जाके और ज्यादा फैलता है। अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं अगर हम फ्रेंडशिप डे मनाते हैं तो हम राखी भी मनाते हैं, दशहरा भी मनाते हैं, दिवाली भी मनाते हैं, ईद भी मनाते हैं। अब इंडिया के अंदर ये डाइवर्सिटी आई कहां से? इंडिया तो अगर हम बात करें सिंस एंशिएंट टाइम हमारे यहां पर ग्लोबलाइजेशन है। इंडस वैली के टाइम पे भी हम बाहर की कंट्री से कनेक्टेड थे और उनके कल्चर से बहुत कुछ सीखा भी है। तो सेम चीज हमारी पेंटिंग में देखने को मिलता है, हमारी ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म्स में देखने को मिलता है। तो कहीं ना कहीं आपको एक नया टेस्ट डेवलप होता हुआ दिखता है। तो वो चीजें आप यहां पर मेंशन कर सकते हैं। तो अगर आप इस टॉपिक को तैयार करना चाहते हैं, इन 4 थीम्स के ऊपर फोकस कीजिए, आपके कहीं ना कहीं आंसर्स इजीली एड्रेस हो जाएंगे। एंड इसमें भी मैं आपकी हेल्प किस तरह से कर रहा हूं, देखिए एक तो ये मॉडल आंसर आपको एक क्वेश्चन का मैं अभी डिस्कस कर दूंगा आपके साथ, बट उसके अलावा यहां पर मैंने हर थीम के ऊपर, लाइक सब थीम्स के ऊपर भी आपको ऐसे कुछ माइंड मैप्स प्रोवाइड किए हैं और लास्ट में फैक्ट शीट्स प्रोवाइड किए हैं, ताकि आपके पास रेडीमेड पॉइंट्स हो जिससे आप इस तरह की चीजों को इजीली एड्रेस कर सके, आंसर कर सकें। अब देखिए अगर बात करें क्वेश्चन कौन सा है जिसके ऊपर हम मॉडल आंसर लिख रहे हैं, इलुसिडेट द रिलेशनशिप बिटवीन ग्लोबलाइजेशन एंड न्यू टेक्नोलॉजी इन वर्ल्ड ऑफ स्कार्स रिसोर्सेज विद स्पेशल रेफरेंस। अब देखो अगर हम बात करते हैं टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस एक तरह से बहुत तेजी से इंक्रीज हुए जब से ग्लोबलाइजेशन आई है। अब इसमें अगर हम बात करें, जैसे मैंने आपको प्रिसीजन फार्मिंग का एग्जांपल दिया था, तो ऑलमोस्ट 30% आपके चाहे वाटर यूजेस की बात की जाए, फर्टिलाइजर की यूजेस की बात की जाए, इसमें कमी आई है। तो मैं ये कह सकता हूं कि इससे रिसोर्सेज की वेस्टफुलनेस कम हुई है। दैट इज अ पॉजिटिव थिंग। फिर रिन्यूएबल एनर्जी की बात की जाए तो हमने एक टारगेट लिया कि 450 गीगावाट हम रिन्यूएबल एनर्जी इंडिया में इंस्टॉल करेंगे, बट इसके लिए हमें टेक्नोलॉजी चाहिए थी। अब चाहे अगर आप फोटोवोल्टिक सेल की बात करें या विंड मिल्स की बात करें, अब कई जगह पर तो हमारे पास वो मिनरल्स भी नहीं है जिनसे ये टेक्नोलॉजी डेवलप होती है, जैसे चाहे सिलिकॉन की बात की जाए या लिथियम की बात की जाए। तो इसके लिए इकोनॉमिक कनेक्टिविटी विद अदर कंट्रीज इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। सो दैट्स व्हाई वी कैन से कि टेक्नोलॉजी फ्रंट पे इससे आपको काफी बेनिफिट मिलता है। फिर नेक्स्ट चीज जो आपको देखने को मिलता है कि भाई देखो, जो रिसोर्सेज की स्कार्सिटी है उसको कहीं ना कहीं इसमें हम मैनेज कर पाए। जैसे वेस्ट मैनेजमेंट में हमारे को बेटर आइडिया मिल पाया, जो आपकी ग्लोबल पॉलिसीज हैं उसको हम अपने लोकल ढांचे में ढाल के, यानी थिंक ग्लोबली एक्ट लोकली, इस चीज को इंप्लीमेंट करके इंडिया के अकॉर्डिंगली चेंज कर पाए, जिससे रिसोर्सेज की वेस्टफुलनेस कम हुई और साथ के साथ रिसाइकलिंग इंप्रूव हो रही है। अभी इतनी तो ज्यादा नहीं हुई है बट हो रही है। इससे जो रिसोर्सेज की कमी है उसको हम कहीं ना कहीं मैनेज कर पाएंगे। अब वाटर भी एक ऐसा रिसोर्स है जो बहुत ज्यादा वेस्ट होता है। अब ग्रे वाटर को यूज करने की टेक्नोलॉजी, चाहे आप आरओ की बात करें या ड्रिप इरिगेशन की बात करें, ये सभी चीजें पॉसिबल कहां से हो पाई? सिर्फ और सिर्फ इंटरकनेक्टिविटी की वजह से। उसके अलावा इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करें तो डिजिटल इकोनॉमी में, चाहे आप ई कॉमर्स सेगमेंट की बात करें, एक आंकड़ा यह कहता है कि 200 बिलियन की ये इंडस्ट्री हो जाएगी 2026 तक। एंड इसमें कहीं ना कहीं इंडिया ने बाहर की कंट्रीज को सर्विसेज प्रोवाइड की हैं, तो बाहर की कंट्रीज ने फंडिंग प्रोवाइड की है, जिसकी वजह से आज की डेट में हम ये कह सकते हैं कि हम डिजिटली काफी स्ट्रांग होते जा रहे हैं। अब इसके साथ साथ अगर बात करें प्रॉब्लम हमारे सामने क्या क्या है, पहली चीज, इंडिया में जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, डिजिटल लिटरेसी कम है। तो विद एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी जो हमारी एल्डरली पॉपुलेशन है वो कहीं ना कहीं आइसोलेटेड फील करती है। पहले क्या होता था कि घर के अंदर जो बच्चे हुआ करते थे ना, आके बैठ के दादा दादी से बात करते थे, स्कूल के बारे में बताते थे, कैसा दिन रहा वो सब बताते थे। अब मुझे मेरे बचपन की बात याद है कि जब मैं नानी के घर जाया करता था तो वहां पर अक्सर नानी मेरे को सोने से पहले कहानियां सुनाई करती थी।
बट आज की डेट में बच्चे उस चीज़ से कनेक्टेड नहीं है। कहीं ना कहीं मोबाइल फोन्स और ये जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज आ चुकी हैं, आईपैड, अदर गैजेट्स, इनका इन्फ्लुएंस आपको कुछ ज़्यादा देखने को मिलता है आजकल के हमारे कल्चर में। और जितना ज़्यादा आप टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट करेंगे, जो प्रीवियस जनरेशन है उतनी ज़्यादा आइसोलेट होती जाएगी। तो वो ह्यूमन टच, वो कनेक्टिविटी आपकी कहीं ना कहीं मिस हो जाती है। फिर उसके अलावा रिसोर्स की ओवर एक्सप्लॉयटेशन, और कई बार एक प्रॉब्लम और भी देखने को मिलती है, क्योंकि देखो रिसोर्सेज की ओवर एक्सप्लॉयटेशन क्यों होती है। अब जैसे किसी इकोनॉमी में, मान लो चाइना की इकोनॉमी में किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट है, या इंडिया की इकोनॉमी में लिथियम की रिक्वायरमेंट है। अब रिक्वायरमेंट है तो बहुत सारी कंट्रीज अपने यहाँ पर जो रिसोर्सेज होंगे उन्हें एक्सप्लॉइट करके उसे बेचने की कोशिश करेंगे। तो डेफिनेटली अगर बात की जाए, इससे रिसोर्सेज की एक्सप्लॉइटेशन बहुत ज़्यादा तेजी से इंक्रीज करती है, और जिसका इम्पैक्ट ये होता है कि इन्वायरमेंट के ऊपर इसके नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज आपके इंक्रीज होंगे। लास्ट में जॉब लॉस। देखिए, अगर बात की जाए आज की डेट में ग्लोबलाइजेशन में, ये कहा जाता है कि भाई जिस इकोनॉमी में, जैसे अगर मैं बात करूं वाइन की, वाइन बेस्ट क्वालिटी की आपको यूरोप में बनती हुई दिखती है। मेडिटेरियन टाइप ऑफ क्लाइमेट है, वहां पर सिट्रस फ्रूट अच्छे होते हैं, तो वहां पर बेटर आपको वाइन्स मिलेंगी। अब हुआ ये कि इसके चक्कर में जैसे इंडिया में या बाकी कंट्रीज में आपकी जो वाइन की जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स होती हैं वो उतना ग्रो नहीं कर पाती हैं, और अल्टीमेटली वो बंद भी हो जाती हैं। तो इससे लार्ज स्केल अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलता है, क्योंकि ग्लोबल कंपटीशन जब बढ़ता है, प्रॉफिटेबिलिटी आपकी किसी भी कंपनी की घटेगी, तो चांसेस हैं कि उसमें या तो पहले मैन पावर में कटौती की जाएगी या ह्यूमन रिसोर्सेज में कटौती की जाएगी, और उसके बाद अल्टीमेटली अगर लॉसेस फिर भी कंटिन्यू रहे तो उसको शट डाउन कर दिया जाता है। तो जिससे आपको लार्ज स्केल नेगेटिव इंपैक्ट देखने को मिलता है एम्प्लॉयमेंट के ऊपर। अब ऐसी एक प्रॉब्लम आपको देखने को मिलती है, जैसे जिसके ऊपर कई बार हम टैक्सेस भी लगा देते हैं। जैसे चाइना के अंदर सरप्लस प्रोडक्शन होती है स्टील की और एल्यूमिनियम की, तो ये क्या करते हैं, डंपिंग करते हैं इंडिया के अंदर। ऑल्दो इनके ऊपर एंटी डंपिंग ड्यूटी हम लगा देते हैं, बट स्टिल ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज के ऊपर इसका असर पड़ता है, उनकी प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर असर पड़ता है। तो ये सभी चीजें इसके नेगेटिव में आ गई। तो ये चीजें अगर आप अपने आंसर में लिख देंगे और कुछ एग्जांपल्स वहां पर मेंशन कर देंगे, तो आपका आंसर ठीक ठाक लेवल पे पहुंच जाएगा, जहां पर आपको ऑन एन एवरेज 6 से 7 मार्क्स या 8 मार्क्स तक मिल पाएंगे, जो कि आपके एग्जाम के लिए मतलब ऑन एन एवरेज बहुत अच्छा स्कोर रहेगा। तो मेरा कहना यह है कि सिर्फ इन 4 टॉपिक को तैयार कर लीजिए जो मैंने आपको इस डिस्कशन में बताए। वन इज इकोनॉमी का ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ा ग्लोबलाइजेशन से, टेक्नोलॉजी फ्रंट पे क्या इंपैक्ट पड़ा, सोसाइटी पे क्या इंपैक्ट पड़ा खासकर वनरेबल सेक्शन के ऊपर, और उसके अलावा क्या इंपैक्ट पड़ा आपकी ओवरऑल कल्चर के ऊपर। वैसे इस बार पॉसिबिलिटी है कि बच्चों के ऊपर टेक्नोलॉजी का क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, या एआई से रिलेटेड आपको कुछ क्वेश्चन यहां पर देखने को मिल सकता है। तो कोशिश करना इस टॉपिक को, ये जो 2 टॉपिक मैंने आपको बताए हैं, इनको जरूर से प्रिपेयर कर लेना। हो सकता है इस बारी एग्जाम में आपको काफी हेल्प मिले। तो इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।